Hello, my dear students. This is chapter number 3. Why do we need parliament? So, in the last session, we talked about the result of the 17th Lok Sabha, which is 2019 general election. And you know, general election is also called election for MP or election for PM. बट इलेक्शन फॉर पीएम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इतने सारे एमपीज़ को इलेक्ट करने के बाद इन्हीं में से जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये जनरल इलेक्शंस होते हैं या लोकसभा इलेक्शन होते हैं, एक ही बात है, सिंपल। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट इज़ वी स्टार्टेड नाउ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। हम नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कैसे करते हैं? लास्ट क्लास में आपने जाना था स्टेट के लिए, ठीक। अब इस बार आप नेशनल पे आ गए। ज़रा इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि ये सारी चीज़ें कितनी अलग हैं। अलग तो नहीं होती हैं, बट सिर्फ आपको एक ये अपने माइंड में लेके चलना है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लेवल पे बात कर रहे हैं, उसी को ही नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है वही इंडिया के लिए, या जो इंडियन गवर्नमेंट है वही नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। यस, Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. As you know, these all are important terms to write in your notebook. अगर आप मान के चलें कि पार्लियामेंट इंडिया में किस किस चीज़ को लेके अपने आप में कंसिस्ट किए हुए, मतलब क्या क्या ऐड होके चलता है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट भी इसका हिस्सा है, क्योंकि प्रेसिडेंट दोनों ही हाउसेस का, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट कह सकते हैं इंडिया में। अब आपको सर पार्लियामेंट में दो ही हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, वो एक अलग चीज़ है हाउस। बट हाउस में जब तक मेंबर नहीं होंगे तब तक उस हाउस का मतलब क्या है। तो प्रेसिडेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट के सबसे ऊपर फर्स्ट पर्सन में हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट आता है, इसको फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। So after the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. जैसे ये आपने लिस्ट देखी थी लास्ट क्लास में भी, तो आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारे एमपी अलग अलग पार्टीज से आए हैं। तो वो जो लिस्ट होती है वो हमें ये बताती है कितने सारे एमपी एक पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, ठीक। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अब उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जिसको गवर्नमेंट बनानी है क्या चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मेजोरिटी हर बार स्टेट इलेक्शन में या किसी और चीज़ में चाहिए होती है, मेजोरिटी चाहिए किसके लिए, जो इलेक्टेड एमपी हैं, क्योंकि एमपी के लिए चुनाव ही हो रहा है, ठीक। तो हमारे यहाँ क्या है, 543 इलेक्टेड होते हैं। ये जो चीज़ अब यहाँ से आएंगी एज अ नोट्स, एज अ इम्पोर्टेंट टर्म, वो आपके लिए समझना ज़रूरी है, इसके प्रॉपर नोट्स बनने ज़रूरी हैं कि 543 इलेक्टेड है, ठीक। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 545 थे। बेटा उसमें क्या है कि जो दो एंग्लो इंडियन है वो नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब उनके लिए कोई वोट नहीं डालता है, वो सीधे सीधे नॉमिनेट किए जाते हैं, और उसको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। तो इस तरह से वो जो काउंटिंग होती है 545 पहुंच जाती है। ये लोकसभा के मेंबर्स, क्योंकि हम लोकसभा के मेंबर्स के लिए ही वोट डालते हैं, आप और हम, ठीक। आगे देखते हैं कि जब अब मेजोरिटी है तो वो पार्टी कम से कम हाफ नंबर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब 543 से अगर आप 2 से डिवाइड देंगे तो आपको मेजोरिटी जो नंबर्स हैं वो मिलेंगे, और वो नंबर्स क्या है, 272। 272 सीट्स अगर किसी पार्टी को या उससे ज़्यादा मिलती हैं तो वो पर्सन, या वो सॉरी पर्सन नहीं, वो पार्टी एज अ पीएम के लिए अपने कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एमपीज ज़्यादा है, ठीक। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी कोalition फॉर्म्ड, ठीक। अब एक होता है रूलिंग पार्टी, ठीक, और एक होता है अपोजिशन। व्हाट इज अपोजिशन? अब जो रूल कर रहा है उनके जो अपोजिट में बैठे हैं,
क्योंकि पार्लियामेंट में बाकी सारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपोजिशन में ही कहलाती हैं, क्योंकि वो अपोज में ही हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी विंस तो नहीं कर पाए, बट उसके बाद जो उनकी नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन में कहे जाते हैं, और वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट के हमेशा क्या कहते हैं, विपक्ष में बैठते हैं, क्योंकि वो तो उनके साथ नहीं चल सकते। तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक क्या कहते हैं, एक इमेज होती है कि यस दिस इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी, दिस इज़ कॉल्ड अपोजिशन। ठीक, द लार्जेस्ट अमंगस दिस पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अब वो बाकी की सारी जितनी अपोज में, विपक्ष में, सामने, विरोध नहीं, विपक्ष में, तो उन सब में से जो सबसे ज़्यादा जिनकी सीट होंगी वो पार्टी अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। हर एक पार्टी अपोजिशन नहीं हो सकती है। अपोजिशन कह सकते हैं कि हाँ वो अपोजिशन में है, बट वो तब होंगे जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग गवर्नमेंट है उसके विरोध में उनकी आवाज़ है, उनकी जो व्यूज़ या थिंकिंग है उनके अपोज में। ठीक, तो मान लीजिए इस टाइम कांग्रेस के पास ही सबसे ज़्यादा एमपी हैं पार्लियामेंट में, तो बीजेपी के बाद जब वो सबसे बड़ी पार्टी, तो उसको ही रूलिंग पार्टी के अपोजिशन पार्टी कहा जाएगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी एंड कांग्रेस अपोजिशन पार्टी। बाकी किसी के पास 44 एमपीज़ नहीं हैं तो उनको अपोजिशन में तो कहा जाएगा, बट मेन अपोजिशन पार्टी नहीं कहा जाएगा। ओके, फिर हमारी एक बात आती है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज़ टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। ऐसा क्या है कि एग्जीक्यूटिव को मतलब चूज़ किया जाता है? द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड इन चैप्टर 1, द ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव होता क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक, क्वेश्चन आ गया कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है, तो उसका आंसर यहीं से है। आंसर भी आप देख लीजिए कि द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड इन द एग्जीक्यूटिव, यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक, द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप, इसको भी काट दीजिए, ऑफ पीपल, अ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ये लोग क्या करते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो लॉ बना रही है पार्लियामेंट में बैठ के, उनको ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। अब इनमें आता कौन है? अब आपने महसूस किया होगा नीचे से लेके ऊपर तक एक ऑफिसर्स की एक पूरी टीम होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वो एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। फाइनली उनका वर्क होता है कि जो नियम बने हैं उनको पालन करवाया जाए और ख़ुद भी उसमें से पालन होके आगे बढ़े, ये उनका काम होता है। ठीक, तो वाकई यही ऑफिसर्स की जो टीम है उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड, वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। अभी जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये ऑफन अक्सर करिए वही हमारे दिमाग में आता है जिनको हम गवर्नमेंट के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो वही हैं ऑफिसर्स, उनकी टीम के लिए ही उनके एक हिस्से का है ये उनके साथ मिलके वर्क करते हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना थोड़ा सा ज़रूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हमारे लीडर होता है रूलिंग पार्टी का लोकसभा में। ठीक, फ्रॉम द MPs who belong to the party, the prime minister selects minister to work with her to implement decisions। क्या है इसका मतलब कि जो MP होते हैं जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी को, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को उनके साथ वर्क करने के लिए और वर्क डिसीजन जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजंस को। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, हाँ आप देखते होंगे हेल्थ मिनिस्टर अलग होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अलग होते हैं, HRD में एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, ये चार्ज लेते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट का, ये इलेक्ट किए जाते हैं। तो इंडिया लेवल पे आप इन सब मिनिस्टर्स को नाम भी सुनते होंगे, न्यूज़ में, टीवी पे और न्यूज़पेपर वगैरह में आप उनके नाम भी पढ़ते होंगे इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही मतलब एक आपके लिए नॉलेजफुल चीज़ें हैं। अब आप जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं स्टूडेंट, ये भी आप देख लीजिए कि इन बिल्डिंग्स का नेम क्या क्या है। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है। सेंट्रल सेक्रेटरी का मतलब ये है बेटा कि जो हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं ना जो बैठते हैं,
ये इसी ब्लॉक में बहुत सारी मंत्रालय हैं, हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं। और जो ये बिल्डिंग्स आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी एक को साउथ ब्लॉक बोलते हैं और एक को नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक, ये दो बिल्डिंग है सेंट्रल सेक्रेटरीट की। ये बिल्ड हुई थी 1930 में। ठीक, इस चीज़ का आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखना, ये 1930 में बिल्ड हुई थी। अब एक चीज़ इसमें जो है वो ये है कि एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ और मतलब बता दूं आगे इसमें कि द फोटो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द साउथ ब्लॉक विद द हाउस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसी साउथ ब्लॉक में, जो ये साउथ ब्लॉक है, ठीक, मिनिस्ट्रीज़ में, इसी में से पीएमओ भी होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठता है। यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, यानी विदेश मंत्री। ये सब इसी मिनिस्ट्री में आते हैं। किस में बेटा? साउथ ब्लॉक में। और नॉर्थ ब्लॉक में जो अदर मिनिस्टर्स के ऑफिस हैं वो है। द नॉर्थ ब्लॉक इज़ ऑन द राइट। आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत बोल गया स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी। जो हाँ लेफ़्ट ये वाला है, ये लेफ़्ट में, ये पीएमओ ऑफिस एक्सटर्नल और डिफेंस है। जो ये राइट में है, ये आपका आता है नॉर्थ ब्लॉक में, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे आते हैं। तो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी इसी मतलब बिल्डिंग्स में हैं, और बाकी इधर उधर की बिल्डिंग्स में। ठीक है। अब एक चीज़ जो है आपकी जानने समझने के लिए वो ये है कि आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि जो राज्यसभा होती है वो फंक्शन प्राइमरली करती है रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। ठीक, यानी कि जो राज्यसभा है राज्यसभा की तरह वर्क करती है। ठीक, तो मतलब हम कह रहे थे कि जो राज्यसभा है उसका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। राज्यसभा से नाम ही है कि वो राज्य, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से है? स्टेट से। कहाँ पे? इंडियन पार्लियामेंट। ये एक थोड़ा सा अपर हाउस होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली वोट दे कर नहीं चुने जाते हैं, और इनको वो लोग इलेक्ट करते हैं जिन्हें हम करते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे एमएलएज होते हैं और बहुत सारे जो ये एमपी होते हैं जिन्हें हम वोट देते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो उसके बाद जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो राज्यसभा में आते हैं। ठीक, उनको हम नहीं चुनते हैं, उनको इनडायरेक्टली दूसरे लोग चुनते हैं। ठीक, तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है, समझने वाली है, जानने वाली है। बाकी द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। होता क्या है, जब भी बेटा कोई लॉ बनना होता है, जब भी कोई बिल पास होता है तो वो राज्यसभा में भी ज़रूर जाता है। ठीक, ताकि वो एक कानून बन सके उसके बाद। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग इफ़ अल्टरनेशन आर नीडेड। अब ज़रूरत ये होती है कि उसकी देखभाल हो, उसको रिव्यू करें, देखें कोई चीज़ कमी तो नहीं रह गई है, उसके बाद उसमें क्या चेंज करना है अगर ज़रूरत है तो। लॉ द नॉन इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, इसके बाद वो एक लॉ की तरह बना के लोकसभा के द्वारा आगे बढ़ा दिया जाता है। जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वेरियस स्टेट्स। मैंने जैसे आपको बताया था, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं जो असेंबलीज होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट्स में, उनके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, वो लोग वोट डालते हैं इसमें। अब इसमें एक टर्म है कि अभी हमारे यहाँ 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्लस 12 मेंबर्स और नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए। तो जो टोटल नंबर हो गया बेटा आपका वो 245 हो गया। ठीक, यानी कि 245 टोटल मेंबर है, जिसमें 233 इलेक्टेड हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ओके, ऐसे ही आपने लोकसभा का पढ़ा था 545, जिसमें 543 इलेक्टेड हैं, 2 नॉमिनेटेड हैं बाय प्रेसिडेंट। ऐसे ही 233 यहाँ पे इलेक्टेड हैं, बट जो 12 हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक, अब यहाँ पे एक बात आती है कि आपको कंट्रोल करना है, गाइड करना और इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट को। समझ रहे हैं? देखिए, द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगन विद अ क्वेश्चन आवर। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो पार्लियामेंट है, ओके, जो पार्लियामेंट होती है उसका सेशन बिगन होता है वो क्वेश्चन आवर से होता है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाने का एक रिवाज है वहाँ पे।
ढेर सारे जो एमपीज होते हैं वो पूछते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिक्स में थ्रू विच एमपीज कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो क्वेश्चन आवर होता है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें से एमपी जो होते हैं अपने इम्पोर्टेंट वर्क को सामने रखते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट क्या कर रही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। होता क्या है कि यही वो सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है जहाँ से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स को। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament, that is the MP. और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गवर्नमेंट को अपने आने वाली चीज़ों के बारे में और ओपिनियन क्या है लोगों की उसके बारे में बताना पड़ता है पार्लियामेंट में, और ये सब एमपी ही करते हैं। Asking question of the government is crucial task for every MP. क्वेश्चन पूछना एक इम्पोर्टेंट काम की तरह है एमपीज़ के लिए। द अपोजिशन पार्टीज प्ले क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो प्ले करती हैं रोल, क्योंकि जब तक आपने किसी बात को कहा, वर्क को सामने रखा, और जब तक उस पर कोई अपने कमेंट नहीं देगा, उसकी कमियां नहीं सामने रखेगा, तो प्रॉपरली डेमोक्रेसी में ये चीज़ फंक्शन नहीं हो सकती। ये उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हाईलाइट होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, वेरियस पॉलिसीज़ में नियम बनते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम और प्लान्स बनते हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें एक ये अपने सपोर्ट की तरह होता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पे उनको सपोर्ट मिलता है उसका तो वर्क अच्छा माना जाता है, जिस पे नहीं मिलता है फिर उस पर क्वेश्चन आवर के टाइम में क्वेश्चन करने के बाद उस पर डिबेट होती है, फिर वो चीज़ें दोनों हाउसेस में प्रेजेंट की जाती हैं। अब ये एक एग्ज़ाम्पल है क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। जैसे आप देख सकते हो लोकसभा में ये क्वेश्चन नंबर 10 डेटेड है। कवरेज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन के बारे में मनोज राजौरिया ने पूछा है, और इस यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। और ये उसका आंसर है, देखिए ये इसका आंसर है। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, क्या क्या योजनाएं की गई, और जो ये सोर्स है स्टूडेंट्स वो यहाँ से लिया गया है लोकसभा की साइट से, पार्लियामेंट की साइट है, वहाँ से ये सारे सोर्स लिए गए हैं। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि गवर्नमेंट वर्क कैसे कर रही होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप एक चीज़ और देखना चाहें तो मैं आपको समझाता चलूँ, जो गवर्नमेंट होती है अपना फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एमपीज़ के जरिए वो भी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उसका जवाब कहाँ से मिलेगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक डेमोक्रेसी में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर कई सारे मैटर्स होते हैं, इससे डील करता है, फाइनेंस होता है, जो पार्लियामेंट होती है वो अप्रूवल देती है गवर्नमेंट को, यस ये काम हो सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और इन तरीक़ों से जो क्या तरीके कि गवर्नमेंट किसको ऑर्डर दे रही है, किसको कंट्रोल कर रही है, क्या गाइड कर रही है, क्या इन्फॉर्म कर रही है, ये सब चीज़ें कई तरीके से होती हैं। द एमपीज़ आर as representative of people have a central role in controlling, guiding and informing parliament, and this is a key aspect of functioning of Indian democracy। होता क्या है कि जो एमपीज़ होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, लोगों के, और वो सबसे बड़ी बात है कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना, ये पार्लियामेंट के काम का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसी वजह से इंडियन डेमोक्रेसी में इसकी फंक्शनिंग हमेशा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। जब गवर्नमेंट ही अपने वर्क को अच्छे से दिखाएगी नहीं और क्या कर रही है नहीं बताएगी तो डेमोक्रेसी का फिर मीनिंग ही क्या रह जाएगा। जो इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, लॉ मेकिंग, कानून बनता कैसे है, कोई नियम जो है या कायदे हैं वो बनते कैसे हैं, ये उसके बारे में, ठीक। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट जो इसको बनाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि लॉ जो है, लॉ का पूरा एक जो प्रोसीजर है वो आपको जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। बट फिर एक आता है कि हु आर पीपल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वो कौन से लोग। तो इस टॉपिक को हम कल देखेंगे, कल की क्लास में। आज के लिए इतना रखेंगे। जो नोट्स होते हैं प्रॉपरली वो अपनी नोटबुक में बनाएं, डेट वाइज काम करें, चैप्टर वाइज, और ये रेगुलर क्लास लेते रहें। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।